हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। तो जो कल तक हमने देखा था एनवायरनमेंट प्लस करंट अफेयर्स प्लस ज्योग्राफी के लेक्चर में हमने ओजोन परत को कंप्लीट किया था। ओजोन परत से जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके फैक्ट वाइज वो सब हमने कवर किए थे। जहाँ से जितना घुमा सकता था उतने हमने क्वेश्चन घुमाए, उसके अनुसार हमने आंसर उसके बताए। तो ओजोन परत का हमने कंप्लीट कर दिया था। इसी के साथ हमारे पार्ट 9 हो चुके थे। ये पार्ट 10 रहेगा। पार्ट 9 तक आप अगर देखना चाहते हैं सभी को लेक्चर सीरीज वाइज अगर देखना चाहते हैं आप, तो आप चैनल पर जाएं ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएगा 1 से लेकर 9 तक के आपको सभी सीरीज वाइज मिल जाएंगे। अगर आप उनको शुरू से देखेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। बीच में से देखेंगे तो आगे हमने जो की पॉइंट कवर किए हैं, जिनको डिटेल में बताया गया है, छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं उनको डिटेल में बताया है, वो आपके रह जाएंगे। अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देखिए, लेक्चर को पूरा करिए, फिर उसके बाद में आप फर्स्ट से देखिए। ठीक है। ये जो एनवायरनमेंट प्लस करंट अफेयर्स है, ये आपके सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे कोई भी परीक्षा हो, यूपीएससी हो, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, जो भी स्टेट से हो, या फिर नेट, सेट, टेट, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसा सेशन है जो हर पेपर में आता है, कंपटीशन में तो आता ही आता है। आप अगर कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, आप एमए बीए इनमें कर रहे हैं, तो इनमें भी ये आपका काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो आप इसको देखें, एनवायरनमेंट सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आप इसको देखें, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। कल तक हो गया था हमारा यहाँ तक, सल्फर डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं कहाँ से, ईंट के भट्टे से। यहाँ तक हमने कल कर लिया था। इससे आगे आज देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी होती है? क्षोभमंडल। क्षोभमंडल के बाद में आती है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद में आती है मध्यमंडल। ऐसे करके ये परत बनी हुई है। तो ये वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल हो गई आपकी। फ्रिजों में कौन सी गैस भरी होती है? तो फ्रिज जो होते हैं रेफ्रिजरेटर, जिनमें आमतौर पर सभी घरों में यूज होते हैं आज तो कौन सी गैस है? ये मैरफन है। ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव से संबंधित है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो थर्मल पावर स्टेशन से उत्पन्न होती है। नाइट्रस ऑक्साइड उत्पन्न होती है, ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो जलमग्न धान के खेत से उत्पन्न होती है। जहाँ पे धान की खेती होती है ना, वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है वहाँ से। रॉकेट ईंधन से संबंधित है, कौन सा संबंधित है? तो केरोसिन तेल जो घरों में दिए वगैरह में यूज होता है, वो रॉकेट ईंधन से संबंधित है। ठीक है। चलिए, अब ये खाद्य श्रृंखलाएँ आ गई हैं, कौन किसको खाता है, कैसे खाता है। ये पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन सत्य है। कौन सा है? सत्य दिया है इसमें, लेकिन उसके ये सही ही बोला गया है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। ठीक है। स्वपोषी, स्वपोषण स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। ठीक है। द्वितीयक उत्पादकता का संदर्भ परपोषी विषमपोषी स्तर के उत्पादन से है। यानी कि जो स्वपोषण होता है, स्तर होता है, जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, वो प्राथमिक उत्पादकता हो गया। द्वितीयक उत्पादकता होता है जो परपोषी, यानी कि इन पर जो निर्भर होता है, वो द्वितीयक उत्पादकता हो गया। ये इसमें बोला गया है, दोनों ही इसके सही हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर के रूपांतरण में पश्चात होती है। ये क्या क्या होती है? तो अगर ऐसा होता है, ऊर्जा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड बनता है, वो इस तरह से बनता है आपका। तो जब हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल 1 से ट्रॉफिक लेवल 2 में जाते हैं, तो क्या होती है? ये एनर्जी आपकी घटती जाती है। यहाँ तक ये 10% पहुँचती है। ठीक है। फिर इसका 10% 1% पहुँची, ऐसे कर करके ये ऊपर तक जब जाता है तो पोषण स्तर घटता जाता है। यही इसमें बोला गया है। खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है कौन? करते हैं घास, करते हैं बकरी, आदमी। ये आपका वही पोषण स्तर समझाया गया है, कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो सबसे पहले निचले स्तर पर आपके आएगी घास। घास को खाती है कौन? बकरी वगैरह खाती हैं। बकरी के बाद में इनको कौन खा जाता है? आदमी। यही इसमें बोला गया है।
खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव है। मानव कौन है? प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता दोनों हैं। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। कौन आते हैं? हरित पादप आते हैं। 10% नियम किससे संबंधित है? देखिए, ये जो 10% रूल है ना, ये आपका ऊर्जा खाद्य के रूप में एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर में तक पहुंचता है। जो अभी समझाया था 10% रूल, ये यहाँ पे 100% है ऊर्जा। जब ऊपर पहुंचेगी तो इसका ये 10% रह जाएगा, इसका 10% ऊपर रह जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1% रह जाएगा। इसी को 10% रूल बोला जाता है। और एक और नाम है इसका लिंडमैन रूल। 1 मिनट लिख देती हूँ। 10% रूल को ही बोलते हैं लिंडमैन रूल भी इसको बोला जाता है। इन्हीं का इन्होंने ही दिया था 10% रूल ऊर्जा से संबंधित। ठीक है। खाद्य श्रृंखला में जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम है नग्नीकरण, फिर उसका प्रवास होता है, प्रवास के बाद आस्थापन, फिर प्रतिक्रिया होती है, स्थितीकरण होता है उसका। ये इसका सही अनुक्रम हो गया। पारिस्थितिकी पदछाप में माप की इकाई है। माप की इकाई कौन सी होती है? भूमंडलीय हेक्टेयर में मापी जाती है। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होती है वही प्राथमिक स्रोत है इनका। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये पादप संरक्षण से है। देखिए, ये जो आंदोलन है आपको अपिक्को आंदोलन, चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये सब हमने शायद आपके 2nd या 3rd क्लास में हमने इसको कंप्लीट किया है। सभी आंदोलन, उनकी डेट और ये किससे संबंधित हैं, ये सब हमने उसमें किया है। तो आप उन लेक्चर को जाकर देखें, आपको काफ़ी लाभ होगा। ठीक है। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास का उदाहरण कौन सा है? तालाब हो गए, दलदल हो गया। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जीवीय संघटक नहीं है? तो कौन नहीं है? वायु नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक होते हैं? उत्पादक कौन होते हैं? जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हीं को उत्पादक बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? जो तत्वों का चक्रण होता है पारिस्थितिकी तंत्र में, एक से दूसरे में जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोला जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। एक से दूसरे में जब ये जाते हैं, ट्रांसफर होते हैं, उसी को बोलते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? आवश्यक न्यूनतम भूमि को कहते हैं पारिस्थितिकीय पदछाप। ठीक है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? इकोटोन। दो अलग अलग समुदाय होते हैं, उन्हीं के जो बीच का, ये एक समुदाय हो गया, ये दूसरा समुदाय हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? इकोटोन बोलेंगे इसको। ठीक है। इसको हम इकोटोन बोलेंगे। निम्न वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यानी कि कौन सेम नहीं है? यूकेलिप्टस आपका अलग होता है। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। जो पारिस्थितिकी तंत्र बनता है, ऊर्जा पिरामिड जो बनता है, उसमें क्या सही क्रम है? घास हो गई सबसे पहले, घास को टिड्डा खाता है, मेंढक खाता है। ठीक है। इसके बाद में, और ये मेंढक को टिड्डा को कौन खाता है? सांप खाता है। ये इसका सही क्रम हो जाएगा। जीव भार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा हो जाता है? ये किस में होता है? आपका तालाब में होता है। उल्टा कैसे होता है कि देखिए, यहाँ पे जब ऊपर जाते जाते हैं तो वेट में ज़्यादा होता जाता है, नीचे जाएंगे छोटी छोटी मछलियाँ मिलेंगी। इन मछलियों को खाएगा कौन? बड़ी मछलियाँ। यहाँ से ऊपर और भी बड़ी मछलियाँ मिलेंगी, तो ये भार में क्या होता है? उल्टा होता जाता है। 1 मिनट, उल्टा बन गया। ये इस तरीके से बनता है, नीचे आपको छोटी मछलियाँ मिल जाएंगी, ऊपर उससे बड़ी मछलियाँ मिल जाएंगी, ऊपर इससे भी बड़ी मछलियाँ आपको मिल जाएंगी। तो इनका क्या होता है? वेट ज़्यादा होता जाता है, तो इसलिए ये उल्टा पिरामिड बनता है। तो आपको पूछा जाता है कि
उल्टा पिरामिड किस में बनता है, तो आप बता देंगे जल में बनता है या फिर तालाब में बनता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है, ये कहाँ पे है स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र, महासागर में होता है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, यह किस आंदोलन का नारा है, ये नारा दिया गया था पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययता है, ये किस में दिया गया था, चिपको आंदोलन में। चिपको आंदोलन आपके सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था, मैंने अभी बताया था। आप इनको सभी आंदोलन चाहे आप सेकंड या थर्ड लेक्चर में देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सभी आंदोलन, उनकी डेट और ये किससे रिलेटेड है, क्या दिया था, सब मिल जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है, तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से चींटी हो गई, हिरण हो गई, ये जो घास को खाता है ना, वही प्राथमिक उपभोक्ता है। समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, वो कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, जो ये मुख्य होते हैं। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, पर्यावरणीय संकट आपका यूकेलिप्टस को माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करता है, कौन करता है, सर्वाहारी, क्योंकि ये सब कुछ खाता है, ये सबसे उच्चतम रहता है, यहाँ पे इसका पिरामिड में ये सबसे ऊपर रहता है। देखिए सतत विकास से संबंधित आ गए आपके जैव वानिकी के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य है, इसमें दोनों सत्य दिया गया, कोई झूठ नहीं दिया गया है, ये आपका सही दिया गया है, बस ये क्वेश्चन रूप में दिया है, आंसर इसका दोनों ही सही रहेगा। यह पारिस्थितिकी का पर्याय है, ये प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर बल देता है, क्या है ये, पारिस्थितिकी है ये, और प्राकृतिक तंत्रों के मूल्य पर यह बल देता है, जो मानव तंत्रों को प्रभावित करता है, ये जैव वानिकी के बारे में बताया गया है। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता कब मिली थी, दिसंबर 2006 में मिली थी। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, कौन दर्शाता है ये घनत्व, इसको थोड़ा सा घुमा दिया है, जल के घनत्व को मापा जाता है कैसे, तो पिक्नोक्लाइन या इसको पाइक्नोक्लाइन बोला जाता है। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, किस पर करती है ये, वायुमंडलीय की नमी पर, जो कि अभी हो रही है हमारे यहाँ पे, पर बारिश होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि इस साल एल नीनो का प्रभाव है, इससे इंडिया पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जब एल नीनो आता है तो बारिश कम होती है इंडिया में, यही प्रभाव। अब पहले तो कम टाइम हमें देखने को मिलता था, जैसे कि हो गई 8 साल 10 साल इतने में लौट के आता था, लेकिन अभी क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका ये जल्दी जल्दी देखने को मिलता है, 3 से 4 साल में आ ही जाता है। अपक्षय का विचार संबंधित है, किससे संबंधित है ये एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों के सूक्ष्म कणों को विभक्त करती है। अपक्षय क्या होता है, छोटे छोटे से कणों में टूटना, ये उसको हम अपक्षय बोलते हैं। किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है, तो पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है, गरीबी कम करना, इससे कोई पर्यावरणीय सुरक्षा का कोई प्रभाव नहीं है। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था, जो रियो 20 सम्मेलन हुआ था उसका क्या था घोषणा पत्र का शीर्षक, द फ्यूचर वी वॉन्ट, ये वॉन्ट लिख गया है, अच्छा हाँ वॉन्ट ही है, द फ्यूचर वी वॉन्ट है होगा। ये देखिए सारे सम्मेलन, रियो डी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन या फिर वियना कन्वेंशन, ये सब भी हमने आपको कंप्लीट कराए हैं, आप लेक्चर में जाके देखें, ये शायद आपको 6 या 7 लेक्चर में मिल जाएगा, सारे सम्मेलन और उनकी डेट और इनके जो मुख्यालय हैं कहाँ पे हुए थे, ये सब मिल जाएगा आपको। धारणीय विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है, तो किसका विषय है, प्राकृतिक संसाधन का। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, कौन नहीं बढ़ाता, प्रकाश संश्लेषण, ये कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं बढ़ाता है। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि क्या होता है उनके बीच में, प्रतिरोपण के दौरान अधिकांश मूल रोम नष्ट हो जाते हैं उनके, जो क्या होता है उनके जो मूल रोम होते हैं, छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वो नहीं बढ़ते हैं। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएं
तो किस गैस की कमी होगी? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की होगी। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से बनता है, भूआकृति घटकों से बनता है एंड अजैव घटकों से बनता है। इसमें क्या होता है? जैव घटक हो गए, अजैव घटक हो गए और भूआकृति घटक, तीनों शामिल हो जाएंगे। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? नाइट्रोजन का 78% है। पर्यावरण के बारे में दिया गया। पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है, क्या है इसका? पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना तथा पारिस्थितिकी भिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, ये इसका काम होता है पर्यावरण का। नोबल गैसों में कौन सी वायु नहीं पाई जाती है? नोबल गैसों में कौन सी वायु रेडॉन नहीं पाई जाती है? सतत विकास के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, नियंत्रण एवं निर्धनता को घटाना। सतत विकास में क्या लिया गया था? कौन कौन से जो मेन घटक लिए थे वो है जैविक विविधता का संरक्षण करना, जैव विविधता का, एंड प्रदूषण का भी निरोध करना कि प्रदूषण ना हो, उन पर नियंत्रण करना, अगर हो भी रहा है तो होता तो है ही, तथा निर्धनता गरीबी को कम करना या घटाना। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, क्या है? जल चक्र में है सौर विकिरण की। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। सभी गैसों का जो समूह होता है उसको वायुमंडल कहते हैं। वायु क्या है? ये एक मिश्रण है, इसमें कई सारे धूल कण एंड भास्प, कई बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं, इसलिए वायु एक मिश्रण बोला जाता है। कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं होता है? तो वायु प्रदूषण करना पेड़ पौधों का कार्य नहीं है, ये तो हमें अच्छी खासी ऑक्सीजन देते हैं, प्रदूषण तो हम करते हैं। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। वन्यजीव संरक्षण से संबंधित आ गए हैं, अब वो देखते हैं। चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट। किसे चिपको आंदोलन का नेता माना गया है? देखिए ये है प्रणेता और ये हो गए नेता। नेता कौन हो गए? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? वन कटाई के विरुद्ध था ये। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है, ये कहाँ पे है? देहरादून में। कौन स्वशासन संरक्षण राजनीति का उदाहरण नहीं है? तो ये वानस्पतिक बाग हो गए। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? तो सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? मुख्यमंत्री जन वन योजना का झारखंड में किया गया है। झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? बिना अनुमति के सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाना, ये उसका उद्देश्य है। कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है पर्यावरण से संबंधित नहीं है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज स्थित है नई दिल्ली में। अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का किस देश में संवैधानिक प्रावधान है? भूटान में 70% भाग पर इन्होंने कितना रखा है? अपने यहाँ पे तो कितना है? 33 है शायद, और भूटान में कितना है? 70%। किस राज्य द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई थी। क्या नाम है इसका? अपना वन अपना धन। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? सूरीनाम में। पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है विभिन्न वन्य जंतुओं की विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए। पगमार्क पैरों के निशान से इनको पहचाना जाता है। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं कितने? तो 7.28% भारत में वन्य जीव पाए जाते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह क्या है? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है? कौन सा है? तो ये जॉइंट पांडा है ये। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है?
ये दिया जाता है आपका शैक्षणिक शोध संस्थाओं को, वन्य एवं अन्य जीव अधिकारियों को तथा वन्य जीव संरक्षकों को ये दिया जाता है। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क मछली हो गई। गैवियाल घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है, वह कहाँ पे पाया जाता है? ये गंगा में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। टैगा वन विशिष्टता है, कहाँ की है टैगा वन? कहाँ मिलते हैं आपको? समशीतोष्ण क्षेत्र में मिल जाएंगे। कोणधारी वन पाए जाते हैं, ये कौन से होते हैं? तो ये चीड़ और फर, ये कोणधारी वन हो गए। शंकुधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं? आपके शीतोष्ण क्षेत्र में। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? ये उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। डेलवर्जिया जाति किससे संबंधित है? शीशम से ये संबंधित है, ठीक है। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये पार्ट 10 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके आगे हम कल देखेंगे। अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, GS by दिवाकर। आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर से जाकर, वहाँ से आप डाउनलोड करें। PDF आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको यहाँ आप मैसेज करेंगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन लेक्चर कैसा लगा ये भी बताएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स तक भी इसको शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।